हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन हीरो की बातें सुनकर एक बार तो सोच में पड़ जाती है कि वाकई में वो सच कह रहा है कि उसके पापा और वो जान तो उसे एक इंसान भी नहीं समझते, वो तो सिर्फ उसे एक चीज समझते हैं, जैसे कि यूज करने वाली चीजें आसपास पड़ी रहती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझते वो उसे। और ये बात सच में कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन को अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि अगर ये काम मेरे पापा और वो जान ने नहीं किया तो फिर क्या ये काम इसके पापा ने। और एकदम से वो जोर से बोलती है कि इसका मतलब ये कि ये सब कुछ काउंट ऑफ ऑर्डर ने किया है। और हमारे हीरो जो कि बड़े ही अंदाज के साथ इस वक्त बैठे हुए थे, हमारी हीरोइन को तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराने लगते हैं कि देर सवेर सही आखिरकार ये समझ ही गई। तो फिर हमारी हीरोइन उसे गुस्से से घूर कर कहती है कि क्या सच में ये सारा कांड ऑल्डन का किया हुआ है और तुमने ये सब कुछ करने दिया? हाँ, अभी हमारे रेने जो कि बहुत ही आराम के साथ टेक लगा कर लेटे हुए थे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो, तुम्हारे कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। और हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ? मैं अपनी वजह से परेशान हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो नीचे ही गिरूंगी ना गड्ढे में। और ये सुनकर तो हमारे हीरो से घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि सच में तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ, अभी तो तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक तरफ हैं, मतलब एक साइड में, और अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि ये वर्ड सुनकर मुझे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है कि हम दोनों एक तरफ हैं, और काफी खुशी महसूस हो रही है। और तभी फिर रेने हमारे लाइक से कहता है कि ऐसी जो ड्राइंग छपी हुई है, फिक्र मत करो, इस ड्राइंग करने वाला है। अगर तुम्हें सच में अनईजी फील हो रहा है तो कन्फेशन शुरू कर देते हैं। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि एक फेवर है, क्या तुम मेरी फेवर पूरी कर सकते हो? और हमारे हीरो कहते हैं तो तुम कुछ और मांगना चाहती हो, मतलब कि तुम मेरी और कर्जदार होना चाहती हो। और फिर हमारी हीरोइन कहती है अगर मेरी हेल्प करोगे तो मदद तो तुम्हारी भी होगी ना। और ये बात सुन के फिर हमारे हीरो से इशारा करते हैं कि हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए। और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए उस पेंटर को ढूंढ सकते हो जिसका नाम है किनेगर रोथ। और तभी फिर वो कहता है कि वो तो जोरिन को भी पसंद है ना, तुम्हें उसकी आखिर क्यों जरूरत पड़ गई है? और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि क्योंकि मुझे उस आर्टिस्ट की जरूरत है, वैसे तो वो धार्मिक तस्वीरें बनाता नहीं है, मगर मुझे उससे एक तस्वीर बनवानी है और उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तभी हमारे हीरो कहते हैं कि ऐसी पेंटिंग क्या सच में? हाँ, वैसे तो तुम भगवान को मानती नहीं हो, मगर फिर भी तुम एक ऐसी पेंटिंग बनवाने जा रही हो। और तभी फिर वो कहती है कि क्या है, अब मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं कि मुझे आखिर उस पेंटिंग की क्यों जरूरत है? और वैसे भी सारे राज क्या मैं ही खोलती फिरूं? तुम तो कभी अपने असली अटेंशन बताते ही नहीं हो। और तभी फिर ये सुनकर हमारे हीरो से घूर कर देखने लगते हैं कि अच्छा, क्या ऐसी प्रॉब्लम है? तो तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स के साथ तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं एक जेंटलमैन की तरह पेश आऊंगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कितने जेंटलमैन हो, हाँ इसलिए तो मैं अपने राज तुम्हारे आगे खोलती नहीं हूँ। और ये बात सुन के हमारे हीरो एक पल के लिए तो चुप हो जाते हैं। और फिर वो कहता है कि माना कि मैं जेंटलमैन नहीं हूँ, मगर फिर भी तुम्हारी वजह से मैं एक जेंटलमैन जरूर बनना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगता है, और हमारी हीरोइन जिसके बाल बिल्कुल उसके चेहरे के आगे आए हुए होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अजीब निगाहों से रेने को देखने लगती है कि आखिर इसके कहने का मतलब क्या है, क्या ये मेरे लिए अच्छा बनना चाहता है सच में? और हमारे हीरो तो बहुत ही प्यारे से स्माइल पास कर रहे होते हैं, जिससे वो अक्सर लड़कियों के दिल को लूट लेते हैं। और इससे पहले
कि हमारी हीरोइन कुछ सोच पाती वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और हमारी हीरोइन उसे देखने लगती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। और देखते ही देखते हमारा रेने उसके वो जो बाल जो हमारी हीरोइन की आंखों के आगे आ रहे थे वो उन्हें बड़े ही प्यार से एक तरफ करने लगता है और धीरे धीरे उसके कान के पीछे उन बालों को रखने लगता है। और हमारी हीरोइन उसके उस हाथ की गर्माहट को महसूस कर रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इस वक्त वो और अचानक से उसके और ज्यादा करीब आ गई थी और फिर वो उसे देखने लगती है और हमारा रेने भी उसे एकदम से देखते हुए वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और मिस एवरहार्ड मुझे भी एक काम है तुमसे, क्या तुम मेरे लिए वो काम करोगी? और फिर सीधा हम पहुंच जाते हैं हमारे हीरोइन के घर में। यहाँ पर उसके मेड उसके बाल बना रही होती है बड़े ही प्यार से और हमारी हीरोइन हमेशा की तरह बाल बनवाते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। और तभी फिर वो देख रही होती है कि उसकी मेड कुछ ज्यादा ही शिद्दत से उसके बालों में लगी हुई है और फिर वो उसे देख कर कहती है, हनान इतना काफी है, अब तुम कितनी देर तक और मेरे बाल कंघी करोगी? और तभी फिर वो बहुत परेशान होते हुए कहती है, पर ऐसे मत कहिए ना, मुझे आज रुकना अच्छा नहीं लग रहा, ये सोचकर कि आप यहाँ से चले जाएंगे मेरा दिल ही बैठा जा रहा है। और तभी फिर वो सोचने लगती है कि हाँ, वो वक्त आ गया है जब मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। सच में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जो कि हमेशा ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, आज भी वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वो बग्गी में सवार होकर उसके अंदर उसका सारा सामान भी पड़ा हुआ होता है और वो निकल पड़ती है एक लंबी यात्रा की ओर, जहाँ पर वो एक छोटा सा लेटर लेकर बैठी होती है अपनी बग्गी में और रास्ते में सफर का पूरा आनंद ले रही होती है, यानी कि सफर को काफी एंजॉय कर रही होती है और ही मन सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंची। ये जानने के लिए हमें बैक फ्लैश में जाना होगा कि जब हमारे हीरो हीरोइन के करीब आए थे तो उन्होंने उन्हें कहा था कि वो उनसे भी कुछ चाहते हैं, क्या वो उसकी बात को मानेगी? और वो उसे घूर कर देख रहे होते हैं। हमारे हीरो की वो पैशनेट आंखें सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती हैं। तभी तो हमारी हीरोइन उसमें एकदम से गुम हो जाती है और फिर वो कहती है कि बोलो क्या चाहते हो तुम? और फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें प्रिस्टेस बनने के लिए आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी चर्च में जाना पड़ेगा, ये सच है? और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, और ये तो सबके साथ ही होता है। आपको मैं बता देती हूँ कि प्रिस्टेस बनने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको 1 मंथ 2 मंथ के लिए एक चर्च में प्रॉपर वहाँ पे धार्मिक तरीके से रहना पड़ता है, उनके रीति रिवाज सीखने पड़ते हैं ताकि आगे चल के इन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, अच्छे से उस धर्म को समझ पाए। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं डैनिक कन्वेंट की तरफ जाना चाहती हूँ, वहाँ पर रेपल ब्रैंडमार्क जो है वहाँ की हेड नन है और ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। तभी हमारे हीरो से देखकर कहते हैं तुम्हें वेटर कन्वेंट जाना चाहिए, अगर तुम वहाँ पर जाती हो तो हमारा मिलना जुलना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इस तरीके से तुमसे मिलना बार बार और वो भी इस रूप में मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि कुछ भी हो, कन्वेंट तो कन्वेंट ही होता है ना, वेटर हो या वहां पे जाऊं, दोनों ही जगह पर निकलना तो मुश्किल ही होगा ना। और तभी रेने कहता है कि वहां की जो नन है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात को कौन कहाँ जा रहा है, तुम किसी लड़के से मिल रही हो या नहीं, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो इन सब चीजों में पड़ती ही नहीं है, तुम्हारे लिए काफी आसान होगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो पहले एकदम से चुप हो जाती है कि ये क्या कह रहा है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिस्टर एनेसिस इजन
और ये नाम वो रिमेम्बर करने लगती है कि ये तो बहुत बड़ा नाम है ब्रांड के अंदर, क्योंकि उन्हें हर कोई शख्स जानता है। उनकी शख्सियत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लोग उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा सिस्टर्स को अपने अंडर निगरानी में अच्छी नन बना के रखा हुआ है और वो धार्मिक चीजों में बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं और उनकी एक एक डिटेल को वो बहुत अच्छे से जानती हैं। तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छी बात है ना, वो मैडम जो पहले एक पुराने चीजों पे यकीन करती थी, आजकल वो हर एक नई चीज पर भी पूरा एतबार करती है। ये चीज तुम्हारे लिए सही रहेगी और वो तुम्हें एक लेटर भेजेंगी, उसे लेकर तुम वहां पर एंटर कर सकती हो। माना कि जिसकी बात तुम कर रही हो टैनिक की, वो बहुत बड़ा है, मगर अगर लेटर अप्रूवल हमारी नन की तरफ से आएगी तो उन्हें कोई भी ठुकरा नहीं पाएगा और तुम्हारा सिस्टर बनने के लिए ये सबसे बेस्ट रास्ता रहेगा। कि किस तरीके से हमारे हीरो कन्विंस कर रहे होते हैं हमारी हीरोइन को कन्वेंट में ही जाए ताकि वो आसानी से मिलते जुलते रहे, क्योंकि वहाँ की जो मेन नन है वो बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करती है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। इसलिए तो वो उसे मना लेता है और हमारी हीरोइन भी मान जाती है और फिर उसे वो कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द लेटर मिलेगा उनके जो चर्च है वहाँ की तरफ से। और वैसा ही होता है, हमारी हीरोइन को एक बहुत ही एलिगेंट सा लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि होने वाली प्रिंसेस यहाँ पर आना चाहती है वक्त बिताने के लिए और गॉड के साथ खुद को कनेक्ट करना चाहती है। और वो ये भी लिखती है कि वो खुद एवरहार्ड से, मिस एवरहार्ड से मिलना चाहती है, क्योंकि वो उनकी फेवरेट स्टूडेंट टाउन्स जो होती है उनकी बच्ची है, उन्होंने पढ़ाया है उसे। और ये नाम सुन के कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये नाम कितनी देर के बाद सुना है। और फिर वो सोचने लगती है जब जुलिका और वो बचपन में छोटी थी तो किस तरीके से मैडम उन्हें बहुत ज्यादा प्यार से पढ़ाती थी। और उसे ये भी याद आता है कि जब उसके फ्रांस के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वही आई थी बीच में, क्योंकि अब वो वहां से उन्हें स्पेशली यहाँ पर हमारे बच्चियों को एक ट्रेन करने के लिए भेजा गया था। और कहा जाता है कि वो एक नोबल फैमिली से थी, मगर फिर भी उन्होंने नन बनना चुना और वो हर एक काम में इंटेलिजेंट थी, मतलब कह लो कि पढ़ाई में नंबर 1 थी, उन्हें मैथ बहुत पसंद था, वो म्यूजिक में भी अच्छी थी और हर एक चीज में नंबर 1 होने की वजह से उन्हें अनरियल कहा जाता था। और वो हमारी हीरोइन को भी प्यार करती थी। तभी तो हमारी हीरोइन जब गुस्सा होकर कहती थी कि मैं भगवान को नहीं मानती, भगवान इस दुनिया में नहीं है, और तभी वो बड़े प्यार से आकर उसे समझाती थी, क्योंकि बाकी लोग जब हमारी हीरोइन ऐसी बातें करती थी तो वो उसे गलत समझते थे, उसे ईवल समझते थे, मगर हमारी ये मैडम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये बड़े प्यार से उसे समझाती थी कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम उन्हें कुछ भी कहें, हम उन्हें माने ना माने, मगर वो हमें हमेशा प्यार करते हैं। और फिर हमारी हीरोइन कहती है मगर सब लोग तो कहते हैं कि अगर मैं भगवान को नहीं मानूंगी तो मुझे नर्क में भेज दिया जाएगा। हाँ, तभी फिर मैम कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो भला अपने बच्चों के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। वो बड़े ही प्यार से उसे हैंडल करती थी, यानी कि हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से वो संभाल लेती थी और हमारी हीरोइन भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी तो उसका कुछ वक्त तो उनके साथ बहुत ही अच्छा गुजरा था और आज वो सारी यादें लेकर वहां पर पहुंच चुकी थी, यानी कि अब वो मैडम अब नहीं है, वो उनके गुरु के पास उन्हीं के इस वक्त पूरे चर्च में रहने वाली है पूरे 2 महीनों के लिए। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी और वो खुशी से सामने देखने लगती है और कहती है तो अच्छा, मुझे यहाँ पर भेजा गया है, देखने में जगह बहुत खूबसूरत है। फिर वो अपनी नई जिंदगी में कदम बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ती है। उस जगह को देखते हुए मानो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हो कि किस कारण वो यहाँ पर आई है, आगे क्या होने वाला है और क्या वो पीछे कर चुकी है, आगे चल के उसे अपनी लाइफ किस दिशा में लेकर जानी है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, और वो आखिर यहाँ पर क्यों आई है, रेनी ने आखिर उसे यहीं पर आना क्यों रेकमेंड किया है। बहुत कुछ उसके मन में चल रहा था, बहुत सारे सवाल जवाब, और आखिरकार वो मेन
हमारी सिस्टर के पास पहुंच जाती है और उन्हें पहुंचकर वो अपना सर झुकाते हुए मिलती है और हमारी मैडम भी कहती है कि मिस एवरहार्ड, आपका यहाँ पर स्वागत है, मुझे बहुत खुशी है आपने यहाँ हमारा इनविटेशन कबूल किया। और तभी फिर हमारी हीरोइन भी बहुत ही अच्छे से उनका सत्कार करते हुए सर झुकाती है और कहती है कि मुझे भी बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। और तभी फिर हमारी मैडम कहती है कि अरे आप इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हैं, चलिए आराम से बैठते हैं और फिर हम बातें करते हैं। हमारी हीरोइन उसकी ये बातें सुनकर ये सोचने लगती है कि सिस्टर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इनको किसी ने रिश्वत दी होगी, तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि रेने ने कुछ ना कुछ तो इनके साथ ऐसी गड़बड़ की है जो मुझे यहाँ पर बुला लिया और ये भी रेडी हो गई। और तभी फिर हमारी सिस्टर उन्हें बड़े प्यार से कहती है, मैडम काउंटेस तुम्हारे बारे में बहुत जिक्र किया करती थी, मगर तुम उस वक्त छोटी बच्ची थी, अब तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो और अब तुम काफी बदल भी चुकी हो, मगर मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। और हमारी हीरोइन उनका नाम सुनकर सोचने लगती है कि क्या सच में काउंटेस मेरे बारे में बात किया करती थी, और फिर मन में सोचने लगती है कि शायद वो भी औरों की तरह मुझसे नफरत ही करती होंगी। और इस तरीके से हमारी हीरोइन को चुप देखकर कहीं ना कहीं सिस्टर भी समझ जाती है कि हमारी हीरोइन अभी भी परेशान है। तो फिर वो बड़े ही प्यार से उन्हें कहती है कि वो हमेशा कहती थी कि वो ब्लेस्ड हैं कि तुम जैसी लड़की और होनहार शिष्य मिला उन्हें पढ़ाने के लिए, और वो बहुत ही खुश थे तुमसे। ये बात सुन के हमारी हीरोइन की आंखें एकदम से चमक सी गई कि क्या सच में मेरे बारे में वो ऐसा महसूस करती थी, मगर मुझे तो लगा था कि वो भी फादर फ्रांस की तरह कहीं ना कहीं मुझसे नफरत करती होंगी। हर तभी फिर मैडम उसे देखकर कहती हैं, इलायक बच्चे, क्या तुम अभी भी भगवान से डरती हो, डर लगता है तुम्हें? और तभी हमारी हीरोइन उन्हें देखने लगती है और कहती है कि हाँ, क्यों, इसमें क्या कुछ गलत है? और फिर सिस्टर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जैसी बच्ची ऐसा सोचती है तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि अमीर लोग तो ऐसी चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे भगवान की उन पर खूब कृपा है, जिनके पास सब कुछ होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती, उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि भगवान ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। मगर प्यार एक अलग चीज होती है और भगवान का खुद पर विश्वास और उनका डर वो अलग चीज होती है। तुम दोनों चीजों को एक साथ नहीं कर सकती। और फिर हमारी हीरोइन चुप करके कुछ सोचने लगती है और कहती है कि हाँ, यूरिका भी ऐसे ही कहती थी कि भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सब दिया है और मैं ही इकलौती हूँ जो इस चीज को कभी फेल नहीं कर पाई। और तभी फिर हमारी हीरोइन खुद को संभालते हुए कहती है कि क्या मैडम काउंटेंस से कभी कोई बात हुई? पता है कि वो अब कहाँ पे हैं? क्या उनकी कोई कॉल, मैसेज? और ये बात सुन के सिस्टर कहती है कि वो तो एकदम से गायब सी हो गई, पता ही नहीं चला वो चली कहाँ गई, उसका कोई नामो निशान नहीं है। हमारी हीरोइन भी मन में सोचने लगती है कि हाँ, जिस दिन फादर फ्रांस को मार दिया गया उसी दिन से कहीं ना कहीं सिस्टर गायब हो गई, क्योंकि उस दिन वो आखिरी पल था जब वो उसकी बहन और उसे सिर्फ हमारी इलाइक के कहने पर लेकर गए थे, क्योंकि जुलिका को मास्टर फ्रांस से कुछ बात करनी थी जाते वक्त, और तभी तो वो उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए वहां पर ले गई। और सिर्फ एक काउंटेस ही ऐसी थी जिन्हें कोई भी किसी भी बात से नहीं रोक सकता था, इसलिए तो मरने वाले इंसान को आखिरी वक्त मिलने के लिए हम लोग चले गए थे और उन्हें कोई भी नहीं रोक पाया। वो आसानी से हमें वहां पर ले गई और मेरी बहन को आखिरी बार फादर फ्रांस से जो दिल की बात कहनी थी, गुरु होने के नाते उसने वो कही। और उसके बाद जब उन्हें सजा दे दी गई तो वो अचानक से कहीं गायब हो गई, ऐसे जैसे शायद अब वो थक चुकी थी, जहाँ ये कह सकते हैं कि वो मुझे ही देखना नहीं चाहती थी। वो अच्छे से जानती थी मुझे कि मुझे फादर फ्रांस से कितनी नफरत है, शायद वो मेरी वजह से ही चले गई। और ये सारी चीज सोचते हुए हमारी हीरोइन की आंखों से पानी बहने लगा
और फिर वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए सामने सिस्टर को देखते हुए कहती है कि माफ कीजिएगा मेरी इस गुस्ताखी के लिए। तभी मीनन उसे देखते हुए कहती है कि सच में रेने ने पहली बार मुझे किसी के लिए कुछ करने को कहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे कभी कोई ऐसी फेवर मांगेगा। और तभी हमारी हीरोइन उन्हें देखकर कहती, क्या आप उन्हें जानती हैं? अच्छा, तो क्या उसने बताया नहीं मेरे बारे में कुछ भी? नहीं, उसने बस ये कहा कि आप किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं कहेंगी। और तभी फिर वो कहती है कि उसने ये कहा होगा कि मैं उनकी कर्जदार हूँ, है ना? और हमारी हीरोइन भी मन में सोचने लगती है कि हाँ, यही कहा उसने बिल्कुल। और तभी फिर मैडम हंसने लगती है और कहती है कि ये सच में बहुत ज्यादा शैतान है। ये चाहता है कि मैं हमेशा उसकी कर्जदार रहूं। और वो क्या कहना चाहता है कि उसने कुछ थोड़े बहुत मुझे पैसे दिए हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और फिर एकदम से हमारी हीरोइन को देखने लगती है और फिर कहती है कि नहीं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उस छोटे से बच्चे के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं उसे अब से नहीं, मैं उसे बहुत बहुत पहले से जानती हूँ। उसका और मेरा रिश्ता काफी गहरा है। में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो नन होती है हमारी हीरोइन को स्टोरी बताती है कि वो हमारे रेने को कैसे जानती है। और फिर वो बताते हुए कहती है कि वो बहुत छोटा था जब वो उनके पास यहाँ पर चर्च में अक्सर आया करता था। वो अकेला तन्हा सा कहीं ना कहीं छुपकर कहीं दूर चला जाता था और हमारी नन उनके पीछे पीछे भागा करती थी उन्हें ढूंढने के लिए। और एक बार भी ऐसा ही हुआ था जब वो अपने ख्यालों में बिल्कुल खोया हुआ था और हमारी नन उन्हें देखकर कहती है, रेने तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता भी है? हाँ, तभी हमारे हीरो उन्हें पलटकर देखते हैं और कहते हैं कि सिस्टर हैनिस आप यहाँ पर? और तभी फिर वो कहती है कि हाँ, तुम क्या यहाँ पर वॉक करने के लिए आए हो? चलो डिनर रेडी है, फटाफट चलते हैं। और फिर वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि असल में वो हमारे हीरो को कैसे जानती है, क्योंकि उनके एक अंकल थे ग्योरी, जो कि एक बहुत ही अच्छे चर्च के मिनिस्टर थे और वो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उसके पापा के दोस्त थे। इसकी वजह से उसके पापा और रेने बचपन में अक्सर यहाँ पर आया करते थे। और जब उसके पापा की डेथ हो गई थी, यानी कि हमारे रेने की पापा की, तब उसकी मम्मा और रेने यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रहने आए थे। तब रेने का ध्यान हमारी नन ने ही रखा था, मतलब खाने पीने का, उसके सोने का सब कुछ ध्यान इस नन ने ही रखा था। और नन फिर उसे बताते हुए कहती है कि हाँ, तुम कह सकती हो कि उसने मेरा बहुत कुछ खाया है और इसलिए मैं उसकी कर्जदार नहीं बल्कि वो मेरा कर्जदार है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि मुझे लगता था कि भले ही ये किसी धर्म को ना मानता हो मगर फिर भी इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। आज जाकर समझ आया। और फिर वो हमारे नन को देखकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, तभी फिर नन कहती है, हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, वो ऐसी बातें कभी भी नहीं करता है। बट मिस लाइक मुझे ये तो बताओ कि तुम रेने से कैसे मिली हो? और हमारी हीरोइन कहती है, मतलब मैं समझ नहीं पाई। अरे हाँ, बताओ ना मुझे, क्योंकि उसने स्पेशली मुझे ये बोला कि तुम यहाँ पर आ जा सको आसानी से। और ऐसी रिक्वेस्ट करना, वो भी एक नन के साथ, बहुत ही अजीब बात नहीं है क्या? पर मैं थोड़ी बड़े ख्यालातों की हूँ, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आने जाने के बारे में प्लीज थोड़ा बहुत ध्यान रखना और अपना भी। तुम लोग अभी यंग हो, मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना। पर्सनल लाइफ से मुझे कुछ लेना देना नहीं है मगर फिर भी थोड़ा अपना ध्यान रखना। और तभी हमारी हीरोइन को समझ में आता है कि वो सिचुएशन को गलत समझ रही है और वो एकदम से डर कर अपना हाथ वहाँ पर मारते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। और फिर अपने मन में सोचने लगती है, अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि ये सब कुछ गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हम लोग। और तभी फिर वो बेचारी फिर से बोलने लगती है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। हाँ, और ये कहकर बेचारी आखिरकार बैठ जाती है अपनी चेयर पर। और तभी नन उसकी इस कोशिश को देखकर कहती है, अच्छा
कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं मान लेती हूँ। और तभी हमारी हीरोइन कहती है हाँ यही बात है, प्लीज मान लीजिए। एलिसो से देखकर कहती है कि वैसे भी वो चाहता है कि तुम प्रिस्टेस बन जाओ, इसके लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस है। उसने मुझे पर्सनली ये सारी चीजें बोली हैं। और हमारी हीरोइन कहती है उसने पर्सनली ये सारी चीजें स्पेशल मेरे लिए बोली। आपको अजीब तो नहीं लगा ना, मतलब परेशानी तो नहीं हुई? और फिर नन कहती है मुझे परेशानी किस चीज की, मुझे इन सब चीजों से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे बस अपने कॉन्वेंट को ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर बात इस पर आई तो मैं रिएक्ट करूंगी, अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आगे चल के क्या पता आपका प्रिस्टेस बनना ही हमारे इस कॉन्वेंट के लिए फायदा दे जाए। चलिए मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। ये बोलकर नन हमारी हीरोइन को वहाँ से ले जाती है और उन्हें एनेक्स में लेकर जाती है। यहाँ पर हमारी हीरोइन रहने वाली होती है। और फिर वो उसे सारी बातें बताते हुए कहती है कि यहाँ पर ज्यादा लोग इधर उधर नहीं जाते हैं, इसलिए ये बिल्डिंग पूरी की पूरी सेफ है। तुम जाओगी कहीं पर तो किसी को पता नहीं चलेगा। सिर्फ मेरा बेडरूम और एक प्रेयर रूम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद अब तुम आ जाती हो, मतलब 3, और कोई भी नहीं है। इस डोर को ध्यान से देख लेना, ये बाहर को जाता है। और हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है कि ये डोर, ये कुछ लग रहा है कि कुछ अजीब है। और फिर वो उसे उसके रूम में लेकर जाती है और कहती है ये तुम्हारा रूम है, जो बग्गी आई हुई है उसमें से तुम्हारा सारा सामान भिजवा देती हूँ। आज तुम सिर्फ अपना सामान टिकाना और रेस्ट कर लेना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात सुन के हमारी नन वहाँ से चली जाती है और हमारी हीरोइन एक गहरी सांस लेती है और इधर उधर इस कमरे को देखती है और सीधा चुपचाप उस बिस्तर पे ऐसे गिर जाती है मानो कि वो बहुत ज्यादा थक गई हो। और फिर सीधी होकर सामने की ओर छत को देखते हुए वो सोचने लगती है कि हाँ ऐसे लग रहा है जैसे मैं बरसों के बाद इतने आराम से कहीं पर सुकून से लेटी हूँ। सच में यहाँ पर कितना सुकून फील हो रहा है। ये कितनी अजीब बात है ना, मेरी जिंदगी में कुछ भी तो नहीं बदला है ना। हाँ, पर एक चीज बदली है, सिवाय एक मर्द के जो अभी अभी मेरी जिंदगी में आया है। और तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। ये देखकर वो एकदम से उठकर बैठ जाती है कि क्या हुआ, लगता है नन कुछ भूल गई हैं, इसलिए दोबारा वापस आई हैं। और फिर वो कहती है कि आप अंदर आ सकती हैं मदर सुपीरियर। और तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद किसी की एंट्री होती है, मगर उसके शूज से ही दिख रहा होता है कि वो नन तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा शक और हमारी हीरोइन का शक भी सही होता है, क्योंकि वहाँ पर खुद रेने आकर पहुँच जाता है और उसे इस तरीके से वहाँ पर एंटर करता देख हमारी हीरोइन तो हक्की बक्की रह जाती है। मतलब कि ये यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकता है। वो तो उसे देखकर एकदम से उसकी शक्ल देखने लगती है और कहती सर रेने आप यहाँ पर कैसे। और तभी फिर वो उसे मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है कि ओह सॉरी, लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। हमारी हीरोइन कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या यहाँ पर इस तरीके से आपका आना अलाउड है। और हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे यहाँ पर आना था क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है और कुछ चीजें तुम्हें बतानी भी हैं बहुत अच्छे से। और तभी फिर वो उसे उस खिड़की के पास बुलाता है और कहता है जरा इधर आना, इधर आके सामने देखो। और तभी हमारी हीरोइन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और नीचे की ओर देखने लगती है। और फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी जाना है या तुम्हें मुझसे मिलने आना है तो तुम इस जो नीचे बग्गी खड़ी है इसको यूज कर सकती हो। जहाँ भी जाने का होता है तुम उसे एक पेपर पे लिखना और वहाँ पर नीचे जो एक बक्सा दिया गया है उसमें डाल देना। इसका जो ड्राइवर है वो रोज उसे चेक करता है और उसे पता चल जाएगा कि तुमने कितने बजे और कहाँ जाना है। ये टाइमिंग लिख देना, वो तुम्हें ले जाएगा। और फिर वो कहती है कि पर अगर मुझे तुमसे मिलना होगा तो ये मुझे कहाँ पर लेकर जाएगा तुमसे मिलवाने के लिए। और हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि मेरे घर पे। और ये बात सुनकर एकदम से वो चौंक जाती है और चुप हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि मानो उसे चक्कर आने वाले हैं। और फिर हमारे हीरो उसके करीब आकर कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या।
और वो कहती है नहीं, और हमारे हीरो उसे घूर कर देखने लगते हैं कि पक्का ये फिर से कुछ गलत सोच रही है। और हमारी हीरोइन की आंखें साफ बता रही थी और यही सोच रही थी वो कि सच में ये इंसान कुछ भी बोल देता है। और उसकी ये बातें सुनकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगता है। हाँ, तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं, ओह लगता है तुम आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो। हाँ, क्या अब तुम्हें तारे चाहिए? और हमारी हीरोइन कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है लगता है तुम ज्यादा ही थक गई हो मेहनत करके। हाँ, ये कुछ अजीब सा है, मुझे अच्छा नहीं लगा वैसे तुम्हारा आंसर। और तभी हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, पर मुझे आज ये मानना ही होगा कि मुझे इस आदमी की चाहत हो चुकी है। आई वॉन्ट दिस मैन। हाँ, मगर क्या करूं? क्या कभी ये इंसान मुझे बिना किसी चीज के बदले मिल सकता है कि मुझे इसे कुछ ना देना पड़े और ये मेरा हो जाए और सिर्फ मेरा ही रहे हमेशा हमेशा के लिए? मगर ऐसा कभी हो नहीं सकता ना, क्योंकि इसे तो बदले में हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इसे दे सकूं। ये सारी बातें उसके दिल को एकदम से दहला रही थी। इस तरीके से हमारी हीरोइन यही सोच रही होती है कि आखिर किस जरिए से मैं इसे बिल्कुल अपना बना सकती हूँ। फिर रेने उसकी सोच को टोकते हुए कहता है कि तुमने लेटर बना लिया है जो तुमने केगरोथ को भेजना है। हमारी हीरोइन कहती है कि क्या? हाँ, तुमने उसे राजी भी कर लिया, उसका मैसेज आ चुका है। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, और अब तुम मेरे और ज्यादा आसान थले दब चुकी हो। और फिर वो कहती है कि हाँ, तुम्हें यो सोचना है सोच लो, मगर मैं जो कर रही हूँ वो हम दोनों के लिए है, सिर्फ मेरे अपने लिए नहीं। सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो और कर सकती हो, मैं तो इसे हमेशा इसी हिसाब से ही मानूंगा ताकि तुम हमेशा मेरी कर्जदार रहो। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि सच में ऐसी बातें तो सिर्फ एक लॉन शार्क वाला ही कर सकता है। हाँ, कभी समझ में नहीं आती इसकी। और फिर वो कहती है कि तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा तो ट्रस्ट करना चाहिए। मैं जब ये बात कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी साइड हूँ, मतलब हम दोनों एक साइड हैं, तो तुम्हें मेरी बात पर थोड़ा यकीन करना चाहिए। और उसकी ये बात सुन के हमारे हीरो उसे आराम से खड़े हुए देखकर सोच रहे थे कुछ कि आखिर ये क्या बोल रही है। और फिर वो कहता है कि काफी अजीब लगता है ना, मुझसे ये बातें सुन के ऐसे लगता है कि जैसे कि तुम कह रही हो कि सिर्फ तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम्हें दर्द देने वाला मैं हूँ, सर रेने। और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चुप और शांत हो जाती है। वो इस वक्त जो अपना काम कर रही थी उसे भी छोड़ देती है और फिर खुद को समझाती है कि हाँ, ये कुछ भी बोल देता है। और फिर कहती है कि मुझे हर्ट बिल्कुल भी नहीं होता, तुमने रूथ को मेरे लिए कन्विंस किया है और वैसे भी तुमने मेरे आने जाने के लिए बग्गी भी तो तैयार की है ना। हाँ, और फिर वो खुद को समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेटर देना है वो भी और जो पैसे देने हैं वो भी तुम्हें अभी पकड़ा देती हूँ। और ये बोलकर वो एक टेबल के ऊपर चढ़ने लगती है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं, अरे ये मुझे करने दो, तुम गिर जाओगी। अरे नहीं नहीं, ये मेरे लिए आसान है, खुद करूंगी क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ पर है। और वैसे भी वो अपने मन में सोचने लगती है, यहाँ पर मेरे अंडरगारमेंट्स भी है और मुझे तमाशा नहीं बनाना कोई। और फिर तभी उसके हाथ में एक पोटली लगती है जिसे पकड़कर वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है कि हाँ, ये रही, आखिरकार ये मुझे मिल गई है। और तभी फिर वो बड़े ही प्यार से उसे पकड़कर आराम से नीचे उतरने के बारे में सोचती है, मगर इसीलिए तो जब वो नीचे उतरने लगती है उसका पैर हल्का सा स्लिप हो जाता है और देखते ही देखते वो हो जाता है, जो कि हमेशा होता ही है। बाकी और जितने भी सीरियल्स होते हैं जहाँ हम के ड्रामास देखते हैं, वही सारा सीन जहाँ पे हमारी हीरोइन अचानक से नीचे गिरने लगती है और ये देखकर हमारे हीरो भी एकदम से उस गिरी हुई औरत यानी कि हमारी हीरोइन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं एवरहार्ड को। और एकदम से जब वो उसे बचाने लगता है तो देखते ही देखते दोनों के दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और हमारी हीरोइन हमारे रेने के बिल्कुल ऊपर लेटी होती है। ये सीन तो होना ही था, वैसे भी इसके बिना कोई भी लव स्टोरी अधूरी होती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं फिर हमारे रेने सर हमारी हीरोइन को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं
कि मिस एवरहार्ड आप ठीक तो हैं। और तभी हमारी हीरोइन खुद को संभाल कर उठने लगती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। और तभी फिर वो बड़े ही ध्यान से हमारे हीरो को देखने लगती है, गाल लाल करके, क्योंकि उसके गाल सच में कुछ ज्यादा ही लाल हो जाते हैं हमेशा जब वो रेने को इस तरीके से अपने करीब पाती है। और हमारा रेने बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। और तभी हमारे हीरो फिर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी मदद करने दो, मगर तुम अपनी ही मनमानी करती हो, किसी की सुनती भी नहीं हो। फिर जो पाउच हमारी हीरोइन ने उसे देना था वो नीचे से खुद ही उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ और मैं ये डिलीवर कर दूंगा कहेंगे रात को खुद ब खुद ही। फिर दूसरी तरफ हमारी हीरोइन भी, जो कि इस वक्त बेचारी गिरकर बची थी, एकदम से खड़ी होकर कहती है कि अच्छा आप ये तो बताइए आपके कन्फेशन और ऑफरिंग की टाइमिंग कब है। और हमारे हीरो कहते हैं कि बहुत जल्द। हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तुम मेरा काम कर सकते हो रूथ के आसपास, क्या तुम कुछ जगहों पर पैसे डोनेट कर सकते हो। हमारे हीरो कहते हैं इससे तो रूथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये सब क्यों। और हमारी हीरोइन कहती है ये सब रूथ के लिए नहीं है। और फिर वो जाते वक्त कहता है, हाँ ये कोई इतनी मुश्किल भी बात नहीं है, ठीक है मैं ये कर दूंगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात सुन के रेने कुछ पलों के लिए वहीं पर रुक जाता है और फिर वो हमारी हीरोइन को देखते हुए कहता है कि शुक्रिया, ये तो असल में मुझे तुम्हें कहना चाहिए है ना। और फिर वो अपने लिप्स को टच करने लगता है और तभी हमारी हीरोइन उसकी उस बात को समझने लगती है कि आखिर वो इशारा किसकी तरफ कर रहा है, क्योंकि उसे तभी याद आता है कि जब वो नीचे गिरी थी अपना सर पटकने के लिए जमीन पर और हमारे हीरो ने पकड़कर उसे बचा लिया था और जब वो हवा में थे तब उनके लिप्स आपस में टकराए थे और इसीलिए तो हमारा हीरो उसे अभी थैंक्स कर रहा है। बात सोचते हुए जैसे उस मोमेंट में गुम ही हो चुकी थी। और तभी हमारे हीरो उसकी सोच को तोड़ते हुए कहते हैं, मिस एवरहार्ड ऐसी फालतू की बातों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी मत होने देना, समझ में आया। और ये बात मानो उसे एक धमकी तरह लगी हो कि रेने जाते जाते उसे धमकी देकर जा रहा है कि मुझे अपने आप को ऐसी चीजों से दूर रखना होगा। और तभी फिर वो जाते वक्त दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि चलो फिर मिलते हैं अगली बार, बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और हमारी हीरोइन अपनी सोच के साथ वहीं पे चुपचाप खड़ी उस दरवाजे की ओर देख रही होती है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम चलते हैं महाराज के महल में। यहाँ पर महाराज शतरंज खेल रहे होते हैं हमारे हीरो के साथ और उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में सच में इलाइक के लिए फीलिंग्स हैं। और ये बात वो भी महाराज के मुंह से सुन के हमारे हीरो कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाते हैं, मगर फिर भी वो खुद को संभालते हुए कहते हैं कि मैं समझा नहीं। और फिर हमारे महाराज बात को समझाते हुए कहते हैं कि आजकल बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि तुमने उसे प्रपोज भी किया और तुम रिजेक्ट हो गए। इसकी वजह से जब वो कन्वेंट में चले गई है तो तुम अलग अलग जगहों पर डोनेशन दे रहे हो भगवान के नाम पर। सच में तुम काफी बदल गए हो। और हमारा हीरो कहता है कि वो असल में और मन में सोचने लगता है कि हाँ यही तो हो रहा है ना, आजकल यही अफवाहें तो उठ रही हैं, क्योंकि मैंने हीरोइन के कहने पर जितना भी डोनेशन दिया है वो सारा अखबारों में आ रहा है और वो सही टाइम पर कन्वेंट में जा चुकी है। ये सारी की सारी टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि सब लोगों को यही लग रहा है कि मैं एक संत बन चुका हूँ। हाँ मैं सबके साथ कैसे भी हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर महाराज के सामने मुझे सच बोलना चाहिए, वो भी बिल्कुल सच। और फिर वो कहता है कि स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे राजा जी हमारे रेने को कहते हैं कि क्या तुम सच में इलाइक को पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं और लोग यही कह रहे हैं कि तुम पहले उसे पसंद करते थे मगर बाद में तुमने गिव अप कर दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, इसीलिए तो तुमने बहुत सारा
पैसा भी डोनेट किया है टेम्पल को। और तभी हमारे हीरो उनकी तरफ देखकर कहते हैं ओ हाँ, और मन में सोचने लगता है कि मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, भले ही किसी को धोखे में रखूं या झूठ बोलूं, और ये डोनेशन देने वाली बात ये तो लाइक ने ही मुझे कही थी ना, और रूमर्स इतने ज्यादा फैल जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, मैंने जाना नहीं था। और तभी फिर वो कहता है मैं किसी को कुछ भी बताऊं, मगर यहाँ पर मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे बारे में क्या अफवाहें उड़ाते हैं मैं उन्हें कभी जवाब नहीं देता, और ना ही मुझे कभी जरूरत पड़ी है, और शायद मैं आगे फ्यूचर में भी ऐसा कभी ना करूं, क्योंकि लोग जो सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, मुझे यहाँ पर किंग के सामने, राजा के सामने जाने की, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ जो चीजें खराब हो चुकी थी उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी वजह से मिस एवरहार्ड की रेपुटेशन पर आ चुकी थी, यानी कि उसकी इज्जत पर आ बनी थी, और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे क्योंकि आपके फैमिली सदस्य जो हैं वो। और तभी हमारे राजा जी उसे देखकर कहते हैं अच्छा, तो तुमने सफाई का काम भी शुरू कर दिया है, मगर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों के लिए ये चीज सही रही है। और वैसे भी यहाँ पर एक के नाइट की स्टोरी और एक नोबल लेडी के साथ वैसे भी पॉपुलर नहीं होने वाली। हमारे हीरो सोचते हैं कि चलो उन्होंने महाराज को तो खुश किया, तभी फिर वो कहते हैं मगर अपनी बातें इस तरीके से पेंटिंग में कहलाना ये कुछ अजीब नहीं था। और तभी हमारे हीरो उन्हें देखकर कहते हैं कि पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग? हाँ, और फिर वो हैरानी से रेने को देखने लगते हैं कि अच्छा, तो तुमने इस बारे में नहीं कहा। तो फिर वो चुप हो जाते हैं, और रेने मन में सोचने लगता है कि ये किस पेंटिंग की बात कर रहे हैं। क्या इलाइट ने जो मुझे बोला था रूथ पेंटर के लिए, पर उसने तो कोई धार्मिक पेंटिंग के लिए बोला था ना, ऐसी कौन सी पेंटिंग के बारे में बात हो रही है? और तभी महाराज एकदम से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा, फिर यही समझ लेते हैं कि पेंटर तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा समझता है, समझे भी क्यों ना, तुम में कुछ खास बात तो है। और तभी हमारे हीरे ने भोला सा चेहरा बनाकर कहते हैं कि महाराज, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। और फिर वो अपनी आंखें चौड़ी कर कर उसे घूरने लगते हैं और कहते हैं कि घर जाओ, जाकर पेपर पढ़ो, तुम काफी इंजॉय करोगे इस बात को। और फिर देखते हैं कि सीधा रेने पहुंच जाता है घर, जहां पर उसका बटलर पहले से ही पेपर लेकर खड़ा था। मानो सब चाहते थे कि आज का न्यूज़पेपर हमारे हीरो जरूर देखें। और जब हमारे हीरो वहां पर पहुंचते हैं और उस पेपर के करीब जाकर वो देखने लगते हैं कि आखिर इस पेपर में ऐसा है क्या जिसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही है, और महाराज ने भी स्पेशली इसे मेंशन किया है। और तभी वो उस पेपर को उठाते हैं तो उस पेपर के साथ एक पेंटिंग भी दी गई होती है, और वो उसे देखने लगते हैं कि अब ये क्या है और इसके साथ ये लेटर क्या है। और तभी फिर जब वो गौर से पढ़ते हैं तो उस पर लिखा हुआ था फेथफुल लिविंग फॉर वुमेन, मतलब कि एक बहुत ही सच्चाई के साथ एक औरत का साथ देना और उसे छोड़ना। और तभी उसका बटलर भी, यानी कि रेने का, उसे कह देता है कि सर इसे जरूर पढ़िएगा। और हमारे हीरो बहुत ही ज्यादा इस वक्त परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर वो अपने रूम में जाकर जैसे कि बड़े ही आराम से बैठ जाते हैं कि मैं तसल्ली से इस पेपर को पढ़ूंगा, और अपनी सिगार को जलाते हैं। सिगार को जलाकर वो बड़े ही प्यार के साथ उस पेपर को उठाकर सामने की ओर देखने लगते हैं कि आखिर इसमें आज ऐसा क्या खास है जो सब चाहते हैं कि मैं इसे पढूं। और इससे पहले कि वो पढ़ते, उनके सामने वो पेंटिंग आ जाती है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और जिस पेंटिंग का नाम था ब्रॉन्स मैथ्यू। अब वो आगे के न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि रूथ ने पहली बार 20 सालों में एक कोई बाइबल के रूप में पेंटिंग बनाई है। पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। जब उससे पूछा गया कि यंग मैन कौन है, ब्लैक हेयर और ग्रे आईज वाला, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बस पेंटिंग वैसे ही बनाई है। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया क्या वो रेने माइकल को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, उस इंसान को मैं कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे पास ही गांव में आकर पैसे डोनेट करके गया है। और ये देखकर रेने एकदम से हंसने लगता है और फिर मन में सोचने लगता है मैथ्यू के मतलब था शख्स जिसे भगवान ने स्पेशल ड्यूटी दी थी टैक्स कलेक्ट करने की। टैक्स मतलब जो अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब रखने की।
और उसके बाद फिर वो भगवान को मानने लगा और अपनी जो भी उसने सीखा था उस सारी विद्या को अलग अलग लोगों में बांटने लगा और ये नाम हमारे हीरो को मिला था। और तभी फिर वो आगे पेपर पढ़ने लगता है जहाँ पर लिखा था कि कैसे और कहां पर और कितनी डोनेशन हमारे हीरो ने अलग अलग टेम्पल्स को दी है, अलग अलग गाँव को दी है। और ये सारी चीजें देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है डैम एवर हार्ड, इन्हें तो सच में मुझे संत बना दिया है सबके सामने। उसे वो वक्त याद आता है जब वो पेंटर के पास गया था और तभी पेंटर गुस्से से उसे पूछ रहा था कि ऐसी रिक्वेस्ट करने के लिए तुम्हें किसने भेजा है। और हमारे हीरो बड़े एटीट्यूड के साथ उसे कहते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि तुम कोई नोबल हो क्या, बताओ मुझे। और हमारे हीरो उसे घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये बताना जरूरी है। और तभी एक शख्स भागता हुआ उस कमरे में आता है और आकर उन्हें कहता है कि वो आपके पापा रेने माइकल, आप इन्हें नहीं जानते क्या? अरे सबसे ज्यादा जो यहाँ पर शॉप्स हैं ये इन्हीं के अंडर पर है। और तभी फिर वो गुस्से से पेंटर हमारे रेने को देखकर कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास पैसा है मगर तुम नोबल नहीं हो। और हमारे हीरो गुस्से से उसे देखने लगते हैं कि इसमें नोबल का क्या लेना देना है। और तभी फिर वो कहता है अच्छा अगर कोई लेना देना नहीं है तो तुम्हें भगवान पर भरोसा क्यों नहीं है? इतने फेस खूबसूरत के साथ तो मैं किसी भी चीज पे यकीन कर लेता। और हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा मुझे यकीन नहीं है। और तभी फिर वो एक पेपर यानी कि एक लेटर निकाल कर दिखाता है और कहता है कि सच में जिसने भी ये लेटर लिखा है उसने बहुत ज्यादा ही गहराई से बातें लिखी हैं, एक एक चीज मुझे समझ में आ रही है मगर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ सॉरी, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था लेटर के बारे में। उस वक्त गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप पेंट करेंगे या नहीं। और तभी फिर वो कहता है कि मैं बिना वजह पेंट नहीं करता हूँ फालतू की बातों के लिए, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। और तभी हमारे हीरो उसकी इस बात को सुनकर कहते हैं कि कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत है, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर वो चुप करके उसकी शक्ल देखने लगता है और कहता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा आकड़ू है, इसका क्या करूं मैं। और फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर रेने कहता है कि अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तुम्हारा ये चेहरा, मुझे तुम्हारा ये चेहरा पेंट करना है, तो क्या तुम मुझे ये करने दोगे? और तभी फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है। और अब इस वक्त हमारे हीरो उस पेपर को देखकर यही सोच रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है, मगर अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि आखिर में वो करना क्या चाहता था। और उसने 5 मिनट में किस तरीके से हर एक चीजें बिल्कुल एक जैसी बना दी। अब उसे सारी चीजें समझ में आ रही थी और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है तो इसीलिए मुझे ये पेपर पढ़ने को और ये पेंटिंग देखने को कहा गया है। इसका मतलब कि अब सब ये देख रहे होंगे और मेरे बारे में अलग ही राय बन चुकी है लोगों की। और इस तरीके से वो अपनी सिगार को फूंकने लगता है। और आज रेने कुछ ज्यादा ही अलग सा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सच में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है और किसी अनजान सी लड़की ने जिसे वो अभी अभी मिला है उसने जिंदगी में एक अलग सा तहलका मचा दिया है कि कभी उसके अपने घर वाले जो उसके साथ खड़े नहीं हुए थे, अब वो लड़की उसके साथ खड़ी होकर उसे एक संत बनाने पर तुली है। और तभी फिर वो कहता है कि सच में इस लड़की में कुछ तो बात है। और ये सोचकर फिर वो अपनी बेल को उठाता है, यानी कि अपने बटलर को अंदर बुलाने के लिए। और जब बटलर अंदर आते हैं तो आकर कहते हैं यस मास्टर, क्या आदेश है मेरे लिए। और तभी फिर वो कहते हैं कि चलिए जाकर सिस्टर एनिस से कहिए कि मुझे अभी के अभी मिस एवरहार्ड से बात करनी है और उन्हें अभी के अभी मेरे पास यहाँ पर भेजा जाए। और ये बात सुनकर बटलर कहते हैं कि ठीक है ग्रेस, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। और हमारे हीरो इंतजार करने लगते हैं इलाइक का कि अब वो यहाँ पर कब आने वाली है। लोग अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं वो किसी मकसद से होता है और हमारी जो अच्छाइयाँ जो हम बाहर देते हैं वही हम हासिल करते हैं। इसीलिए तो सब इंसान आखिरकार जो पैदा होते हैं आखिरकार फिर वो भगवान के साथ ही जुड़ जाते हैं, भले ही वो चाहे या ना चाहे।
अंत उनका उनके साथ ही होता है। हालांकि कुछ लोग शुरुआत में यही समझते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते और उनका हमारे साथ कुछ लेन देन नहीं है, इसीलिए तो वो उन पे यकीन नहीं करते। मगर धीरे धीरे हालात और वक्त इस तरीके से बदलते हैं कि उन्हें यकीन आना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक मालिक और सर्वेंट का रिश्ता होता है कि कहने पर नौकर आकर यहाँ पर अलग अलग तरीकों से पैसा कमाता है, उसे दोगुना करता है और इससे बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें और बना लेता है। और मालिक एक टाइम पे उन्हें अपने तहखाने में रख सकता है और उन्हें दफन भी कर सकता है ताकि किसी और को वो मिले ना। क्या इससे भी भगवान का वजूद ही कहेंगे? पर आखिर में इसका अंत क्या होता है? सबको उसके किए का फल मिलता है। अच्छे का फल तो अच्छा ही होता है ना। और जब फूल खिलते हैं तो मालिक को खुशी होती है, और जब फ्रूट पक जाते हैं तब भी, क्योंकि वो हमारी मेहनत का फल होता है। और भगवान की दी हुई मेहनत को हम इस तरीके से जाया नहीं जाने दे सकते। इस वक्त यही सब कुछ सोच रही होती है लायक कि किस तरीके से जब से रेने उसकी जिंदगी में आया है और उसने उसे समझने में और बदलने में जो जान लगा रखी है, धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा है कि भगवान उससे क्या चाहते हैं और वो क्या करवा रहे हैं। और ये सारी चीजें उसके सपने में अब बार बार आती हैं। तभी तो वो एकदम से अपनी आंख खोलती है और आंख खोलते ही उसे महसूस होता है कि वो क्या क्या सोच रही है आजकल। तभी तो वो बेचैन होकर उठकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि हाँ, हर बार वही ड्रीम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझे आखिर हो क्या गया है। इस तरीके के सपने मुझे नहीं लेने चाहिए, वो भी यहाँ पर रहते हुए। और ये सब तब से हो रहा है जब से उस दिन गलती से हम दोनों ने एक दूसरे को किस की थी। मेरी तो सांस भी बंद हो गई थी और वो तो किस भी नहीं थी ना, जस्ट लिप्स ही टच हुए थे। मगर फिर भी हाँ, मुझे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और तभी उसे वो रहने की कही हुई बात भी याद आती है कि अपने आप को फालतू बातों में उलझा के मत रखना। और तभी फिर वो सोचती है कि वो बिल्कुल सही था, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसा इंसान है। वो किसी के लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता। मैंने उसे कितनी बार देखा है, कितनी बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग लड़कियों के साथ वो किसी न किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व रहता ही है। और मुझे क्या लगा था कि वो मेरे साथ थोड़ा अलग होगा। नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं सिर्फ सोच रही थी कि वो मेरे साथ अलग होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे भी उनके जैसा ही समझता है। और तभी उसे एक अजीब सी आवाज आने लगती है। हिलायक, तुम बहुत लालची होती जा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना लालच कम करना चाहिए? और ये आवाज सुन के हिलायक के पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि बहुत देर के बाद अब उसे अपनी बहन की ये आवाज आई थी। और तभी फिर वो सामने की ओर देखने लगती है और फिर उसे महसूस होता है कि नहीं, मैं तो घर पर नहीं हूं ना, मैं तो यहाँ पर हूं, यहाँ चर्च के एक कमरे में। और यहाँ पर कोई भी तस्वीर नहीं है जुलिका की। तो ये सिर्फ मेरा वहम है, ये सिर्फ मेरा वहम। हाँ, ये एक वहम ही हो सकता है। भला उसकी आवाज मुझे यहाँ पर कैसे आ सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी अब मैं वो लायक नहीं हूँ जो वहां उस घर में रहती थी। अब मैं अलग हूँ जो यहाँ पर रहती है। फिर वो वहीं पर बैठी यही सोच रही होती है कि यहाँ पर जिंदगी आसान नहीं थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल और घुटन भरी थी, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी एक कमरे में ही कैद होकर रह जाती है, मुझे लगा था।
पहले पहले मुश्किल थी, पर बाद में फिर जब मैंने हर एक चीज को सीखने की कोशिश की तो अब वो इतना भी मुश्किल नहीं लगा। बस करना ही क्या था, मॉर्निंग की प्रेयर करनी थी, उसके बाद पढ़ाई करनी थी, पूरा ट्रांसलेट करना है जो कुछ लिखा था, और उसके बाद जो भी ट्रांसलेट किया है सब टीचर को दिखाना है, अलग अलग लैंग्वेज सीखनी है, नेशन यहाँ पर आ रही है उसके बारे में पता करना है, और सिस्टर एनिस जो भी लिखती हैं उनकी उन सब चीज़ों में मदद करनी है। हाँ, ये सब कुछ मुश्किल तो था, मगर फिर भी काफ़ी सही लग रहा है जब मैं ये सब कर रही हूँ। अक्सर मैं बाहर भी जाती हूँ अलग अलग चर्चों में, यहाँ पर मुझे कोई काम आ जाता है। कई बार तो मैं मॉम और रनाता के साथ भी मिलने जाती हूँ, उनके साथ चर्च में सर्विस भी करती हूँ और बहुत देर वहाँ पर बैठती भी हूँ, और इस तरीके से काम काफ़ी आसान हो रहा है। हाँ, कभी कभी रेने माइकल भी मुझे रेगुलर सर्विस में मिलता है, मगर हमारी मुलाकात वैसी नहीं होती जैसे पहली थी। वो इस तरीके से निकल जाता है जैसे उसने मुझे पहचाना भी ना हो, और कभी पलट कर भी नहीं देखता। और हमारी दूरियां मुझे लगता था कि और ज़्यादा बढ़ गई हैं, कि उस शख्स को जब पता चलेगा ये न्यूज़पेपर के बारे में तो सबसे पहले वो मुझे याद करेगा, मगर उसने तो पढ़ा भी नहीं होगा, वो भला नोबल वैन की मैगजीन क्यों पढ़ेगा। सच कहूँ तो मैंने माँ को ये सब कुछ पब्लिश करवाने के लिए कहा था। शुक्र है मॉम ने मुझ पर जरा सा भी शक नहीं किया और वो मेरी बात आसानी से मान गई। और पापा भी, पापा का रवैया एकदम से चेंज हो गया जब उन्होंने आकर कहा कि वेल डन इलाइक, तुमने सच में लोगों की बोलती बंद कर दी। अब सारे के सारे रूमर्स जो फैल रहे थे वो एकदम से कन्वर्ट हो चुके हैं इस चीज में कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। और तभी हमारी हीरोइन कहती है थैंक यू सो मच पापा। कहते हैं मगर तुमने क्या कहा कि गोल्ड कॉइन्स के बारे में, ये कुछ मतलब मल्टीप्लाई करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए था। और तभी हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि अगर इन्हें पता चला कि पेंटिंग भी मैंने बनवाई है स्पेशली, तो ये तो बेहोश ही हो जाएंगे। वो सारी चीजें सोचते हुए मन में सोचने लगती है कि हाँ, पेंटिंग के बारे में कोई इतना बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉन्ड हेयर होना ये तो नॉर्मल बात है ना, एंजल के ऐसे होते हैं, और ये मुझे करना जरूरी भी था। हाँ, ये जरूरी था। कन्फेशन, डोनेशन, अगर मैं ये सारी चीजों को छोड़ देती तो रेने माइकल की छवि सुधर नहीं सकती थी। एक ऐसा शख्स है कि उसके बारे में कितने सारे भी कोई गलत फहमियां फैलाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पलट कर कभी भी किसी को जवाब नहीं देता। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी उसका जरूर कोई मकसद होगा, मगर उस मकसद को मैं नहीं जानती। हाँ, पर चलो, मेरा इरादा तो सच्चा और साफ था ना। मैं उस इंसान को नहीं बख्श सकती जिसने कुछ लफ्ज लिखे और मेरी इज्जत उछाल दी। उनको तो कुछ लिखकर ही मुझे जवाब देना था ना, और इसीलिए मैंने अपनी लड़ाई वैसे ही लड़ी जैसी उन्होंने मेरे साथ लड़ी थी। मैंने भी उन्हीं के तरीके से पेपर में ही उन्हें जवाब दिया है, और इस तरीके से मैं अपनी लड़ाई हमेशा जीत सकती हूँ और जीतूंगी, और अभी भी जीत गई हूँ। पहली नोबल वुमन होंगी जो अपने हक के लिए खुद खड़ी हुई और खुद अपनी लड़ाई लड़के जीती है। और ये बातें सोचकर वो खुद पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती है, और खुशी के साथ वो अपने जो होमवर्क उसे मिला था उन सब राइटिंग्स को पूरा करके वो फाइल को बंद करके वहां पर रखकर आराम से टहलते हुए बाहर आने लगती है। और जब वो बाहर आती है तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, मिस इलाइक एवरहार्ड, और वो पीछे पलटकर देखती है कि ये कौन है। और तभी एक सामने से शख्स आता है और वो आकर कहता है कि मेरे मास्टर ने आपको याद किया है। और हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि इसके मास्टर, और तभी उसे याद आता है रेने माइकल। और तभी हमारी हीरोइन कहती है क्या अभी इसी वक्त? और तभी वो शख्स कहता है जी हाँ, मैंने आपके जाने के लिए परमिशन भी ले ली है मैडम से, आपको बस मेरे साथ निकलना होगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, बस मुझे मेरा कोट लेकर आने दीजिए, ठीक है। और फिर वो बोलती है कि मुझे पता था ये होगा, मगर इतनी जल्दी और ऐसे ये नहीं जानती थी।
और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी हीरोइन को इनविटेशन आता है रेने का, और उसका जो ड्राइवर होता है वो हमारी हीरोइन को लेने के लिए पहुंच जाता है। और हमारी हीरोइन पहले तो हैरान होती है कि एकदम से उसे बुलाया गया है, मगर उसे पता होता है कि उसने जो कांड किया है उसे जाना तो पड़ना ही था, इसलिए एक लंबे सफर पर वो निकल जाती है रेने से मिलने के लिए। और कुछ ही देर में जब वो वहां पर जाकर पहुंचती है तो उनका बटलर आकर मैडम का स्वागत करते हुए कहता है, मिस एवरहार्ड, आपका यहाँ पर स्वागत है। और हमारी हीरोइन उस महल को देखने लगती है, क्योंकि वो महल कम और खंडर ज्यादा लग रहा था और वो बहुत ही अजीब सी जगह थी, जिसे देखकर वो सोच रही थी कि क्या सच में रेने यहाँ पर रहता है, क्योंकि ये तो कोई अजीब सी जगह है। जिसे देखकर वो पूछने लगती है कि क्या वो सच में यहाँ पर रहते हैं। और तभी बटलर बताते हुए कहते हैं कि हाँ, वैसे तो उनके यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, मगर ये इकलौता घर ऐसा है जहाँ पर वो अक्सर आते जाते रहते हैं, इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए आप अंदर चलिए। वैसे तो यहाँ पर ज्यादा लोग हैं नहीं, यानी कि स्टाफ है नहीं, जो थोड़े लोग थे भी वो भी आज सर ने वापस भेज दिए हैं, ताकि यहाँ पर कोई आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे। बोलकर वो हमारी मैडम एवरहार्ड को अंदर की ओर लेकर जाने लगते हैं। और बातों ही बातों में वो कहते हैं कि चलिए हम लोग स्टडी रूम में चलते हैं। और हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है कि स्टडी रूम। तो फिर बटलर बताते हैं कि असल में यहाँ पर गेस्ट ज्यादा आते जाते नहीं है, इसलिए हम उन्हें एंटरटेन नहीं करते, तो स्टडी रूम और बेडरूम ही सर ज्यादा यूज करते हैं। तो लोगों से मिलने के लिए भी वो स्टडी रूम ही यूज करते हैं। और पहुंच जाते हैं और पहुंचकर सीधा नॉक करते हैं हमारे हीरो के स्टडी रूम को। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मिस एवरहार्ड आ चुकी हैं, और हमारे हीरो कहते हैं उन्हें अंदर भेज दीजिए। हमारे हीरो की ये बात सुनते ही बटलर वहाँ से साइड में हो जाता है और हमारी मैडम एवरहार्ड को अंदर एंटर करने के लिए कहता है। और हमारी हीरोइन, जो कि पूरा सर वगैरह अपना ढक कर आई थी, वो कमरे में एंटर करते ही अपने सर से को एक तरफ कर देती है और सामने की ओर देखने लगती है। मगर सामने का नजारा देखकर उसे काफी अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि कमरे में एकदम से चॉकलेट की खुशबू और सिनेमन की खुशबू आ रही थी, यानी कि हमारे हीरो की खुशबू वहां पर चारों तरफ फैली हुई थी। और हमारे हीरो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे इस वक्त, जो कि हमारी हीरोइन का इंतजार कर रहे थे बड़े ही स्टाइल के साथ खड़े होकर। और वो उसे बहुत ही गहरी निगाहों से घूर रहे थे। और हमारी हीरोइन उसे देखकर एकदम के लिए तो चौंक जाती है कि ये क्या है। मतलब उसने बहुत देर के बाद इस तरीके से रेने को देखा था, वो भी अपने इतने करीब। और जब वो साइडों पर लगी किताबों को देख रही थी, तब उसे महसूस हो रहा था कि सच में ये उसका खुद का कमरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि ये जो खुशबू है ये सच में इसी की है। और तभी हमारे हीरो अपना हाथ आगे करते हुए सोफे की तरफ इशारा करते हैं हमारी हीरोइन को कि आइए आकर बैठ जाइए। और हमारी हीरोइन चुपचाप आकर सोफे पर बड़े आराम से बैठ जाती है। और तभी हमारे हीरो उसे बिना कुछ बोले अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर उसके थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। हमारी हीरोइन तो अपनी नीली नीली आंखों से रेने को देखने लगती है कि ये एकदम से क्या हो रहा है, ये इतने पास क्यों आ गया है। और हमारे हीरो उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं कि मिस एवरहार्ड इलाइक, आपको नहीं लगता कि आपने जो काम किया है उसके बाद आपको खुद यहाँ पर आ जाना चाहिए था, ना कि मेरा इंतजार करना था कि मैं आपको बुलाऊं। माइकल की ये बात सुनकर हमारी हीरोइन तो एकदम से हैरान हो जाती है और उसकी आंखों को देखने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है कि क्या ये गुस्से में है, क्या इसे अच्छा नहीं लगा जो मैंने किया है, क्या सच में मैंने कुछ गलत कर दिया। और तभी फिर वो कहती है कि क्या मैंने कुछ इतना बुरा कर दिया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। और तभी फिर हमारे हीरो एकदम से पीछे हटने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अब क्या तुम एक्सप्लेन करोगी मुझे कि आखिरकार तुमने ये किया क्या है। तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं किया है, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था।
अगर मैं खुद कोई चीज लिखती, पब्लिश करती या कोई पेंटिंग पेश करती तो वो चीज अलग हो जाती। इसलिए मैंने सबसे बेस्ट पेंटर को चुना। और रही बात वहां पर जो चीज लिखी गई है, वो मैंने स्पेशली वो भी चीजें किसी से लिखवाई हैं, मगर मेरे नाम से नहीं बल्कि न्यूज़पेपर के जरिए से। क्योंकि जब भी बात आती है किसी के बारे में लिखने की या किसी धर्म के बारे में लिखने की, तो मैं अच्छे से ये चीजें नहीं कर पाती। न जाने क्यों, जब मैं कोई पर्सनल इशू के लिए या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ चीज लिखना चाहती हूँ तो एकदम से बातें ऐसे मेरे अंदर से निकलती हैं मानो कि मेरे अंदर पता नहीं कितनी गहराई छुपी हो। सच में मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी चीजें मैंने लिख दी हैं और ये मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। और वो अपने बचपन को याद करने लगती है। सब कुछ याद करते करते वो घूर कर हमारे हीरो की तरफ देखने लगती है और उसकी नजरें घूम फिर कर कहीं और नहीं बल्कि हमारे रेने के सिर्फ लिप्स पर जाकर टिक जाती हैं। और वो मन में यही सोच रही थी कि हे भगवान, मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे इसके सिर्फ और सिर्फ ये लिप्स ही क्यों नजर आ रहे हैं। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। वो खुद को संभालने लगती है और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि भगवान पर तुम्हारा फेथ कैसा है और तुम कितनी सेल्फिश हो, जब खुद की बात आती है तो क्या कुछ कर जाती हो। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, देखो इन सब चीजों के बारे में अब कोई डिस्कशन मत करो और कोई मेरे बारे में ना ही जाने तो ही अच्छा है, वैसे भी इसमें हम दोनों का फायदा है। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मगर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए, शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। और हमारी हीरोइन सोचने लगती है मन में कि अगर इसे पता चला कि मुझे इस पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो ये हंस देगा। फिर वो बात को पलटकर कहती है कि नहीं नहीं, बात ट्रस्ट की नहीं है। और तभी वो देखती है कि रेने का हाथ उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है और हमारे हीरो वो अपना हाथ बढ़ाते हुए उसकी चिन को पकड़ लेते हैं और उसके चेहरे को ऊपर कर कर अपनी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस वक्त किसके साथ बात कर रही हो, तुम्हें पता है ना। और तुम्हें ये भी एहसास होना चाहिए कि तुम किसके साथ डील कर रही हो। खासकर मैं हर एक चीज का ध्यान रखता हूँ जब कोई सीक्रेट अपने दिल में दबा कर रखता है बहुत सारे। और हमारी हीरोइन उसकी ये बात सुन के एक पल के लिए सोचने लगती है कि देखो तो कौन बोल रहा है, जो खुद न जाने कितनी सारे सीक्रेट अपने दिल में दबा कर बैठा है, मुझे अपनी असलियत तक नहीं बताता और मुझे बोल रहा है कि मैंने सीक्रेट छुपा के रखे हैं। हमारी हीरोइन उसके हाथ को पकड़कर रोक लेती है जो उसे छू रहा था और फिर कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं बस चुपचाप सब कुछ देखती रहूं, हमारे बारे में जो भी अफवाहें उड़ रही हैं, कोई अच्छी हो या बुरी, मैं बस चुपचाप सुनती रहूं, कोई सफाई ना दूं, है ना। यही चाहते हो ना तुम। आखिर तुम ये चाहते क्यों हो। मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद कर रहे हो, मगर किस तरीके से और कैसे, और इस तरीके से कौन सी मदद होने वाली है, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने ये जो कुछ भी किया है सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम भी आम इंसानों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सके, हम भी आपस में दोबारा कभी मिले तो अच्छे से बात कर सके। अच्छा, तो तुमने ये सब इसलिए किया है ताकि लोग ये ना समझे कि एक अजीब सा बिगड़ा हुआ लड़का एक अमीर जादी को पटाने में लगा हुआ, बल्कि लोग ये समझे कि हाँ, एक अमीर जादी ने एक बिगड़ैल को सुधार दिया है। क्या यही चाहती हो तुम। और हमारी हीरोइन कहती है, अगर तुम ये समझना चाहते हो तो यही सही, मगर लोगों के लिए हमारे दिल में और हमारे रिश्तों को लेकर कुछ भी गलत तो नहीं होगा ना। ये बात सुनकर एकदम से रेने हैरान हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि ये लड़की मुझे हमेशा ही हैरान कर देती है, सच में मैं इसका क्या करूं। और तभी फिर वो उसे गौर से देखने लगता है और कहता है, तुम क्या खुद को मेरे साथ हमेशा के लिए बांध लेना चाहती हो। और हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है कि क्यों, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ, ये चीज मुझे अलाउड नहीं है। और तभी हमारे हीरो उसे गौर से देखने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे तो बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती हैं,
यहाँ पर ऐसी कोई भी नहीं है जो मेरे करीब नहीं आना चाहती, मगर इस तरीके से अपने नाम को मेरे नाम के साथ जोड़ना या मेरे साथ ही जुड़े रहना, ये तो कोई भी नहीं चाहता ना। और तभी फिर हमारे हीरो उसे गौर से देखने लगते हैं और कहते हैं कि मिस एवरहार्ड, जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो, मुझे समझना चाहती हो, मगर इस क्यूरियोसिटी को तुम कुछ और मत समझ बैठना, ठीक है ना। जैसे कि हमारी वो किस, उसका भी कोई मतलब नहीं था और वैसे भी इस रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं है, समझी तुम। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि तो फिर ठीक है, तो अब जो मैं करने वाली हूँ तुम ये भी कहना कि इसका भी कोई मतलब नहीं है। और वो एकदम से आकर रेने के चेहरे को पकड़ लेती है और इससे पहले कि रेने कुछ समझ पाता या कुछ सोच पाता, वो रेने को किस करने लगती है। रेने एकदम से हैरान हो गया था क्योंकि उसे तो पता भी नहीं लगा कि यहाँ पर उसके साथ अभी क्या हुआ है। और तभी हमारी हीरोइन इसके बाद हमारे हीरो को देखकर कहती है कि अब ये भी कहो कि अब इसका भी कोई मतलब नहीं है। और तभी हमारे हीरो उसे गौर से देखने लगते हैं। हीरोइन एक बहुत बड़ा कांड करके जाने की किस करने के बाद वहां से पीछे हटने लगती है, मगर इससे पहले कि वो पीछे हटती, हमारे हीरो उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने नजदीक कर लेते हैं और उसे दोबारा से किस करने लगते हैं। और हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है कि ये सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मगर उसकी समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि अब रेने उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और वो उसे उसकी गर्दन और कमर से पकड़कर किस करने लगता है। और हमारी हीरोइन भी कहीं ना कहीं उसकी इस हरकत की वजह से सी बहकने लगती है और वो भी उसका साथ देने लगती है। मगर फिर उसे होश आता है कि आखिरकार वो कर क्या रही है। का माहौल जो अब बन रहा था वो उसकी सोच से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा था और शायद उसने ये तो सोचा ही नहीं था, इसलिए तो वो खुद को काबू में करती है। और तभी फिर वो हिम्मत करके रेने को पीछे की ओर करती है और हमारा रेने उसे गौर से देखने लगता है कि अब इसे क्या हुआ और हमारी हीरोइन उसे दूर करती है खुद से। इस वक्त वो पूरे तरीके से होशो आवाज में आ चुकी थी और उसे एहसास हुआ था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। तभी तो वो जब उसे पीछे करने लगती है तो रेने को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में उसे देखकर कहता है कि क्यों, अब क्या हुआ, अब तुम मुझे क्यों रोक रही हो, यही तो चाहती थी ना तुम, तो अब इस वक्त क्यों रोक रही हो। ये बात सुनते ही मानो हिलायक के पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वो एकदम से घबरा गई थी, उसके गाल बिल्कुल लाल हुए पड़े थे, उसके होंठ कांप रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या कहे। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बस मैं कहकर और दूर से उसे धक्का देकर इस तरीके से भागती है मानो उसके पीछे कोई भूत लगा हो। और वो जाते वक्त सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए शायद इस वक्त। और ये बोलकर वो बिना पलटकर पीछे देखे वहां से निकल जाती है और हमारे रेने वहीं पर खड़े हुए उसे जाता हुआ देख रहे थे। उसे भी ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी कि अभी अभी यहाँ पर क्या होकर हटा है। वो एक गहरी सांस लेता है और फिर उसे होश आता है कि सच में वो भी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है। आज उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। काली रातों में अक्सर उन लोगों को नींद नहीं आती जिन्होंने या तो अपने पुराने वक्त में कुछ गलत किया होता है या उन्हें उनके खुद की बुरे वक्त की यादें सताती रहती हैं। कुछ ऐसा ही एवरहार्ड की माँ के साथ हो रहा था, यानी कि हमारी मिसेस एवरहार्ड के साथ, जो रातों को जाग जाग कर अपनी रात गुजारती हैं। जिस तरीके से हमारी हीरोइन रातों को जागती है वो अकेली नहीं,
यहाँ पर तो उसकी माँ भी कुछ ऐसे ही हालातों से गुजरती है। तभी तो वो जब चिल्लाते हुए उठती है तो उसकी मेड भी वहाँ पर आती है, जो कि इस वक्त परेशान थी अपने ऑनर को इस तरीके से जगा हुआ देखकर। और एवरहार्ड की माँ की तो बुरी हालत हुई पड़ी थी। और तभी तो फिर वो अपनी मेड को देखकर कहती है कि मुझे एक बात बताना, क्या मैं और मेरी बेटी सच में नर्क में जाएंगे क्या? क्या ये सच है कि हमें नर्क नसीब होगा? और ये बात सुन के मेड कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा। आपने अपनी बच्ची को बहुत ही प्यार से पाला है और वो बहुत ही प्यार से पली बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी फिर उसकी माँ कहती है मगर उसके अल्फाजों से तो कुछ और ही लग रहा था ना, शायद वो न्यूज़ वाली बातें अभी भी हमारी मिसेस एवरहार्ड को तंग कर रही थी कि उसकी बेटी क्या कर रही है और उसकी वजह से कहीं वो भी नर्क में ना जाए, क्योंकि उसे आज भी वो पुरानी बातें याद थी, 13 साल पहले की वो बातें, जब वो अपनी बच्चियों के साथ उनकी मैडम फ्रांस जो कि उन्हें पढ़ाती थी उसके साथ बैठकर टी पी रही थी और उसकी बच्चियां खेल रही थी। और तभी एकदम से मैडम फ्रांस का एक सवाल हमारी मिसेस एवरहार्ड को परेशान कर देता है। वो उन्हें गौर से देखकर कहती हैं कि क्या आप बता सकती हैं कि प्यार का मतलब क्या होता है? मतलब भगवान हमें प्यार करता है, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकती हैं? क्योंकि ना तो हम उन्हें छू सकते हैं ना हम उन्हें देख सकते हैं, तो हम उनके प्यार को कैसे महसूस करें? और ये सवाल हमारी मिसेस एवरहार्ड के लिए बिल्कुल ही नया था और उन्हें समझ में नहीं आया कि वो इसका जवाब क्या दें। वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैडम फ्रांस सच में कुछ अलग हैं, सब उनके बारे में यही कहते हैं, मगर ये सवाल अब समझ में नहीं आता कि इसका जवाब क्या हो सकता है। और तभी तो वो अपनी जुबान खोलती है और कहती है कि भगवान का प्यार होता है। और तभी फिर वो अपनी खेलती हुई उन नन्ही सी बच्चियों को देखने लगती हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थी। और तभी जब उनके चहचहाते चेहरे को उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें लगा कि वो कितनी ब्लेस्ड हैं, जो उन्हें इतने प्यारे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। ये घर ये महल कितना अच्छा है जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी बिता रही हैं। वो महाराज की बहन है, इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है? हर औरत उनके जैसा बनना चाहती है, दिखना चाहती है, मतलब उनका रुतबा ही बहुत अलग है। और उनका पति जिसका सम्मान पूरा देश करता है, इससे बढ़कर जिंदगी ऐशो आराम की और क्या हो सकती है भला? और इसी को वो भगवान की रहमत मानती है। तभी तो वो कहती है कि भगवान का प्यार इसे ही तो कहते हैं। और तभी मैडम फ्रांस कहती है नहीं, आप भगवान के प्यार को गलत समझ बैठी हैं। जो पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा मार खाती हो, जो बच्ची अपने पिता से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही हो, ऐसे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो अपने दर्द की बातें करते हैं और गुहार लगाते हैं उस दर्द से निकलने के लिए भगवान के पास। और भगवान उनकी सुनता है, उनके करीब आता है, उनकी जिंदगी को बदलता है। जब हम दर्द से गुजरते हैं और उसे याद करते हैं तो उसे उसका प्यार कहते हैं, ना कि जिंदगी आराम से चल रही है उसे उसका प्यार कहते हैं। जब हम उसे याद करते हैं तो सिर्फ हम नहीं, भगवान भी हमें याद करता है। मिसेस एवरहार्ड, लगता है आपको अब तक भगवान के प्यार की समझ नहीं आई। और ये बात सुन के वो एकदम से हैरान थी। और फिर मैडम फ्रांस अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि आपने अपनी बेटी एलाइक को प्यार के बारे में क्या समझाया है, क्या बताया है, क्या बताएंगी मुझे? और तभी फिर मिसेस एवरहार्ड सामने एलाइक को देखकर कहती है कि मैंने उससे प्यार के बारे में मैं तो यही सिखा सकती हूँ ना कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं एक माँ हूँ और मुझे वो पसंद है, बहुत पसंद है। मगर ज्यादा वक्त नहीं लगा था
इस पसंद को बदलने में। उस रात जब एवरहार्ड को पता चला कि फादर को मौत की सजा दी जा रही है, तो वो अपने भाई महाराज से मिलने गई। उस टीचर के लिए जिसने हमारी हीरोइन को शुरू से यही सिखाया था कि वो नर्क में चली जाएगी क्योंकि वो भगवान से डरती नहीं है। तभी तो उसकी पेशगी लेकर जब महारानी वहां पर आती हैं, यानी कि मिसेस एवरहार्ड, और आकर चिल्लाने लगती हैं कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप जानते भी हैं वो मेरी दोनों बच्चियों को पढ़ाते हैं, वो मेरे दोनों बच्चियों के टीचर हैं, आप उन्हें इस तरीके से कैसे मौत की सजा दे सकते हैं। और ये बात सुन के महाराज कहते हैं कि ऐसा टीचर तुम्हारी बच्चियों को पढ़ाएगा तो मैं उसे अपने हाथों से ही उसका गला काट डालूंगा। वो तो अच्छा है कि इलाइक ने मुझे आकर सारी बातें बता दी कि वो कैसे हैं, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। और ऐसे टीचर की इस राज्य में कोई भी जरूरत नहीं है जो बच्चों को गलत दिशा की ओर लेकर जाए। और ये बात सुनकर मिसेस एवरहार्ड कहती हैं कि अगर ऐसी बात है, अगर वो इतने ही बुरे हैं, तो इलाइक ने आपको जो कुछ भी बताया है उस बात को दराज रखिएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब इलाइक की वजह से हुआ है। आप उसका सर कटवा सकते हैं, फिक्र मत कीजिए। मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद आगे लेती हूँ और उसके लिए बेस्ट टीचर ढूंढूंगी। अब आप अपना फैसला सुना सकते हैं उनका सर काटने का। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि किसी को, खासकर यूरिका को, पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब इलाइक ने किया है। इलाइक की वजह से उसके टीचर उससे दूर हो गए क्योंकि उसका लगाव टीचर्स के साथ बहुत है। और ये बात सुनकर हमारे महाराज उस चीज की तसल्ली देते हैं, मगर वक्त रहते पता चलता है कि यूरिका की मौत हो जाती है। यूरिका सदमे में मर जाती है कि उसका टीचर उससे छोड़कर जा चुके हैं। और तभी तो बोजान और उसके पापा अधमरे से हो जाते हैं क्योंकि उनकी बड़ी बेटी, जिनसे उन्हें सारी उम्मीदें थी, वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। शायद इसीलिए तो इलाइक पर सारा बोझ डाल दिया इन लोगों ने। तभी तो उसके पापा भी उस वक्त यही कह रहे थे कि फादर बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये वीक है। अगर इलाइक जिंदा रही और ये इस दुनिया से चली गई तो हमें अफसोस होगा, उसे देखकर हमें उसकी याद आती रहेगी। सच में वो हर एक बात में सही थे, हम लोग गलत हैं, उनके साथ बुरा हुआ और मेरी बच्ची के साथ भी। ये सब इलाइक की वजह से हुआ है। और तभी तो हमारी मिसेस एवरहार्ड ये सारी बातें याद कर रही थी, उस सवाल को सोचते हुए कि भगवान का प्यार क्या होता है। और मन में सोच रही थी कि हाँ, उस प्यार को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उस वक्त शायद मैंने भी वो बेबसी महसूस की थी जब मैं भी चर्च में खड़ी भगवान के आगे सर झुकाए थी। उस वक्त ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, पति, बच्चे, कुछ भी मन को नहीं भा रहा था। उस वक्त समझ में आया कि सिर्फ उसका प्यार ही सब कुछ है। तभी तो उस रात रो रो कर मिसेस इलाइक ने माफी मांगी थी भगवान से कि वो उस पर रहम करे। और इसके साथ ही सीन सीधा शिफ्ट होता है शादी पर, यानी कि ब्रांट में, यानी कि इस राज्य के महाराज की शादी हो रही है उस लड़की के साथ जिसे हमारे रेने ने पसंद किया हुआ था, यानी कि दूसरे राज्य की जो लड़की यहाँ पर लेकर आए थे, जिसकी चर्चा की वजह से रेने आजकल फेमस हो गया था, उन्हीं के साथ उनकी शादी हो रही है। आज तरफ शहनाइयों की आवाज आ रही थी, सब लोग एक्साइटेड थे इस शादी को देखने के लिए, क्योंकि एक अलग राज्य से, जो कि यहाँ की सिर्फ दूरी से अलग नहीं था बल्कि उनकी जुबान अलग, उनकी वेशभूषा अलग, वहाँ की एक लड़की अचानक से
आकर इस राज्य की रानी बनने वाली थी। लोग भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे और हमारे महाराज को तो महारानी बहुत ज्यादा पसंद है। तभी तो वो सबके सामने उनका हाथ पकड़कर आते हैं और विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, आलीशान पार्टीज की जाती है, वहां पर गाना, नाच, खाना पीना सब मौज मस्ती चल रहा होता है। पूरे के पूरे राज्य परिवार को बुलाया गया होता है, पूरे राज्य को बुलाया गया होता है, सब लोग मस्ती में झूम रहे होते हैं। और फिर रिसेप्शन की बारी आती है, जब हमारे दरबान कहते हैं कि अब आप लोगों के सामने हमारे ब्रांड राज्य के महाराज और महारानी पधार रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ब्लू ड्रेस में इतने प्यारे लग रहे होते हैं। ये उन्होंने रॉयल फैमिली की ड्रेस पहनी हुई होती है। यहाँ पर ऑफिशियली क्वीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि महारानी को वो कौन है। और फिर वो ब्रांड की भाषा बोलते हुए कहती है कि मेरा नाम अडायना है और मैं इलुत्रुस हूँ, पर अब मैं ब्रांड की महारानी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी वही प्यार बांट पाऊँ जो मैं अपने राज्य से लेकर आई हूँ, और आप लोगों के लिए वैसे ही सोच सकूँ जैसे मैं अपने राज्य के लिए सोचती हूँ। ये प्यार मिलकर ही आगे हमें बढ़ाएगा। और उसकी ये भाषा और बातें सुनकर सारे के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि वाह, आप तो अभी से हमारे देश की भाषा बोलने लगी हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हमारी हीरोइन एवर हार्ड यानी कि लाइक भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि देखो तो इस लड़की की एज बिल्कुल मेरे जितनी है ना, जो आज महारानी बनी है। मगर इसकी वेशभूषा, इसकी लैंग्वेज, किस तरीके से इसने अपनी हर एक चीज का त्याग कर दिया। इस कंट्री में आकर जब ही आई थी तब इसकी वेशभूषा कुछ अलग थी और जुबान भी, पर आज ये जिस तरीके से तैयार होकर आई है, ऐसे लग रहा है कि ये ब्रांड की ही है, यानी कि यही के किसी रॉयल फैमिली के मेंबर की बेटी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये अनजान है। और महाराज भी इसके साथ बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। 14 साल का फर्क है इनकी एज में, मगर फिर भी इन दोनों में प्यार बहुत लग रहा है। और तभी लाइक के फादर आते हैं, उसकी सोच को टोकते हुए कहते हैं कि कोई कहेगा कि ये किसी दूसरे राज्य से आई हैं, इसे तो नोबल के सारे तरीके तक पता हैं, जैसे किसी ने तो इसे पूरा तैयार करके यहाँ पर भेजा है, या ये कहें कि लेकर आया है, ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे इस राज्य में। तभी फिर वो जान भी बीच में आकर बोलने लगता है और कहता है कि रेने के साथ जो हैं वो ईस्टर्न राज्य के राजकुमार हैं, यानी कि हमारी नई नई महारानी के छोटे भाई। लगता है जब हमारे रेने उनके राज्य में गए थे फाइनेंसर बनकर, वहाँ पर लोगों की मदद की, तो वहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये लोग यहाँ पर खिचड़ी बनाकर वापस आए हैं और इनकी आपस में बन भी बहुत रही है। हाँ, बोजान और उसके पापा आपस में बातें कर रहे थे और हमारी हीरोइन उस रात के बारे में सोच रही थी जब उसने पहली बार हमारे हीरो को किस किया था, और सोच रही थी कि उसके बाद से रेने को वो अब देख रही है, क्योंकि उसके बाद से वो उसे कभी मिला ही नहीं। और फिर एकदम से सोच से बाहर आती है कि मैं ये ऐसी बातें यहाँ पर क्यों याद कर रही हूँ। और तभी फिर उसे ऐसा देखकर बोजान कहता है कि क्या हुआ लाइक, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल लाल हो चुका है, कुछ हुआ क्या? और फिर वो कहती है कि शायद मुझे वाइन चढ़ गई है और कुछ नहीं। और उसके पापा कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। और तभी उनकी सोच को टोकते हुए कोई आकर कहता है कि महाराज आपको बुला रहे हैं, चलेंगी आप? और तभी उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो वहां से निकल जाते हैं। और हमारी हीरोइन वहां पर वाइन लेकर खड़ी थी और बोजान कहता है कि अब तुम वाइन कम पीना। वो कहती है ठीक है। और फिर वो कहता है कि जो न्यूज़पेपर में तुमने उसके पैसों की तारीफ की है कि वो सारा इनलीगल नहीं है और वो कोई गुनाह नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा हो गया? और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मेरा सर दर्द हो रहा है बोजान, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तो सिर्फ मैंने एक आर्टिकल छापा था, अब उसे तुम इतना सीरियसली मत लो।
और वैसे भी जो अफवाहें मुझे और उसे लेकर उड़ रही थी, मैंने उसे बंद करने के लिए वो सब किया था, ना कि उन अफवाहों को ज्यादा भड़काने के लिए, क्योंकि मैं अपनी छवि सुधारना चाहती थी। और तभी फिर उसका भाई कहता है कि अभी कल देखना, तुम महाराज उसे काउंट बनाने वाले हैं, क्योंकि वो महारानी को यहाँ पर लेकर आया था। अब उसका ओहदा वैसे भी और ज्यादा ऊपर हो चुका है और वो तुम्हारे साथ भी इन्वॉल्वमेंट दे चुका है, जिसकी वजह से अब उसकी चर्चा हर जगह होने लगी है और तुमने उसकी छवि भी सुधार दी है। उसकी वजह से वो और भी आगे बढ़ता जा रहा है। और ये बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि भाई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे आप। और ये बात सुन के बोजान और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उससे फर्क पड़ता है? मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे परवाह तो किसी और बात की है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये वो शख्स नहीं है जिसके साथ तुम इन्वॉल्वमेंट ले सको, समझी तुम। मैंने तुम्हें कहा था ना, उससे दूर रहो, उसके साथ की नजदीकी है तुम्हें खा जाएंगी, मगर तुम्हें मेरी समझ आ ही नहीं रही। हाँ, तुम एक इंसान की छवि सुधारना चाहती हो जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे लिए सही हो सकता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके साथ तुम नजदीकी नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि तुम उसे नहीं सहार पाओगी, हैंडल नहीं कर पाओगे तुम उसे। और अपने भाई की ये बात सुन के हमारी लाइक अपने भाई को गौर से देखने लगती है और कहती है कि बोजान, तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? तुम्हें किस बात का डर है जो तुम इस तरीके से बात कर रहे हो? और तभी फिर बोजान अपनी बहन के इस सवाल को लेकर एकदम से खामोश हो जाता है और फिर उसे गहरी नजरों से देखकर कहता है कि वो एक मर्डरर है, एक कातिल है वो। सुना तुमने? और इसके साथ ही हम इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। मैं ट्रेसेस ऑफ द मून भी दोबारा से शुरू कर रही हूँ, मैं जानती हूँ लोग उसके इंतजार में हैं, तो वेट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ। बाय बाय।